हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पहुंच चुके हैं बायो के एक और काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे दिमाग तक मैसेजेस कैसे फॉर्मते हैं, किस फॉर्म में पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो प्लांट्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, ऐसा सब कुछ होता कैसे है, दिमाग सोचता कैसे है, किस दिमाग के पार्ट का क्या काम है सोचना। और कई आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि कई एक ऐसे एक्शन होते हैं जो आप सडनली कर देते हैं बिना सोचे समझे। मतलब इवन जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, तो क्या होगा कि सब्जी काटते काटते अगर आपके कट लग गया तो सडनली आपके मतलब सोचने से पहले ही आपने वहाँ से अपना हाथ हटा लिया। ऐसा कैसे हो पाता है? तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप यहाँ पे मेरे साथ को जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस पे मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, प्लस आपको पुरानी वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये इस चैप्टर में दो वर्ड्स यूज हुए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल किस चीज़ का? जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे चला पा रहा हूँ, इतने प्रिसाइजली चला पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे दिमाग पे मेरी चीज़ों का कंट्रोल है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे उस चीज़ों के साथ हम तालमेल बिठा पा रहे हैं। कि जैसे कि सपोज करो मेरे को ये वाटर बॉटल उठानी थी, तो मैंने बड़े आसानी से उठा ली। कैसे? इतना कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ कि मेरे दिमाग ने ये चीज़ सोची, मेरे हाथों तक वो मैसेज गया, उन्होंने कैसे पकड़ा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, देखो आपको पता ही है हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं, उसके हम रिएक्शन करते हैं। तो जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ एक स्टिमुलस हमें मिलते हैं। स्टिमुलस मतलब कुछ एक रिएक्शंस, कुछ एक हिंट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि जैसे हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है ज़्यादा तो प्यूपिल छोटी हो जाती है अपने आप। ठीक है, हाथ एकदम किसी गर्म चीज़ पे पड़े तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये सारे हो गए स्टिमुलस। क्या? लाइट आना, हीट आना, ठीक है, ठंडा लगना, आवाज़ सुनना, किसी आवाज़ को सुन के कई बार हम डर जाते हैं। ठीक है, ये सब हो गए स्टिमुलस हो गए। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग टाइप के स्टिमुलस करते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को कई जगहों पे, कई बुक्स में हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स का यूज़ होता है। ओके, तो इसमें एक और चीज़, हमारा जो हमारे पास होता है, सिर्फ एनिमल्स के पास होता है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, दोनों के दोनों। प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो अब जान लेते हैं ये सब चीज़ें होती क्या है। देखो नर्वस सिस्टम, सॉरी, एक सेकेंड। देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे अपनी चीज़ों से, नर्व से मिलकर जुड़ा हुआ है। उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कहते हैं। अब जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो किससे मिलके बना है? केमिकल्स। केमिकल्स कौन से? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इसे हम केमिकल सिस्टम भी कह देते हैं, हार्मोनल सिस्टम भी कह देते हैं, दोनों ही कह देते हैं। अब हार्मोनल सिस्टम और इसमें अंतर क्या है? देखो, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है उसके बेसिक फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन और हार्मोन में अंतर क्या है? ये एक नर्व है, ये पूरा एक सेल है। ठीक है, और ये एक केमिकल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है, ओके, वो सारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होने की वजह से कैसा होता है? फास्ट होता है। आपने देखा ना, कई चीज़ें हम बहुत तेज़ी से कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ने वहाँ काम किया है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, ये इनकी हो गई एडवांटेज। यही अगर देखा जाए हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, इसमें केमिकल्स यूज होते हैं और ये होता है थोड़ा स्लो। ठीक है, आपको सडनली रिप्लाई करने को नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन हॉर्मोन्स को, इन को एक्टिव होने में। ठीक है, तो ये इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। अब इसकी वजह से देखो हमारे काम दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों की एडवांटेज तो हमने देख ली, डिसएडवांटेज भी देख ही लेते हैं। क्योंकि देखो ये फास्ट है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? अब क्या होता है कि एक बार ही हमने ये सिस्टम ऑन किया तो ये थोड़े सेकंड के लिए बंद होता है, फिर चालू होता है, ये कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है, जैसे कि एड्रेनलिन आपके बॉडी में सिक्रीट हुआ, ठीक है, आपको जब तक एनर्जी चाहिए तब तक वो सिक्रीट होता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सडनली एक चीज़ महसूस हुई, आपने एक रिस्पॉन्स लिया,
उसके बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, फिर ये फिर चलता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, एक पल्स आएगी फिर रुक जाएगी मैसेज की, फिर आएगी फिर रुक जाएगी। इसकी एक और डिसएडवांटेज है इस नर्वस सिस्टम की, इसमें ना मतलब ये कोई आपको एक प्रॉपर चीज़ नहीं दे पाता, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं दे पाता, ग्रोथ बैलेंस ग्रोथ नहीं दे पाता किसी चीज़ की। ठीक है, रिएक्शन कई बार ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको बैलेंस चीज़ें देखने को मिलेगी। बैलेंस कैसे, अब देखो जैसे कि आपके ये हाथ है, आपने कभी देखा आपके यहाँ से कभी उंगली निकल गई? ग्रोथ हार्मोन का काम है आपकी बॉडी में से चीज़ों को ग्रो करवाना। लेकिन आपने कभी ये देखा कि आपके यहाँ से उंगली निकल गई, यहाँ से निकल गई, नाक से कोई एक और मतलब नाक निकल गई हो? ऐसा नहीं देखने को मिलता। ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होता है हार्मोनल सिस्टम हमारा, ये हमने इसके अंदर देख लिया। ओके, सो आगे चलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा न्यूरॉन का एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है। आप इसे थोड़ा टेढ़ी नज़र करके देखें तो अच्छे से देख पाएंगे। ये हमारा क्या है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का काम क्या है, यहाँ अपने किसी भी जगह से जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से सिग्नल को लेना, उस सिग्नल को केमिकल सिग्नल मिलते हैं यूजुअली हमारी बॉडी में, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, ठीक है, कहाँ भेजना, सेल बॉडी में भेजना। सेल बॉडी को हम क्या और क्या कहते हैं, साइटोन। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला जिसमें सेल है, प्लाज्मा है, ठीक है, इसका सेल का प्लाज्मा है और न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं साइटोन, इस पूरे को। ठीक है, यहाँ भेजता है, यहाँ के बाद ये कहाँ जाता है, एक्सोन में। ठीक है, एक्सोन में जाता है आपका ये सारा का सारा मैसेज। और एक्सोन बहुत लंबी एक टाइप से तार है जिसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, और ये एंडिंग में कहाँ जा रहा है, नर्व एंड के पास। ये देखो, ये जो इसकी एंडिंग है इसे हम कहते हैं नर्व एंड। नर्व एंड के एंडिंग पे कोई ना कोई हमेशा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा। वहाँ क्या होगा, वो इससे अगला न्यूरॉन सिग्नल ले लेगा, ऐसे करके एक टाइप से सिग्नल बहुत जल्दी पहुँचाया जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसलिए बहुत जल्दी पहुँचाया जाता है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर ये कवरिंग भी हो रखी है। ये कवरिंग क्यों है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारा एक टाइप से लीक ना हो जाए। ओके, आपने जैसे घरों के अंदर जो बिजली की तार भी होती है उसके ऊपर आपने देखोगे ना, रबड़ की कोटिंग होती है, आइसोलेशन होता है। क्यों होता है, ताकि करंट बाहर ना लीक हो जाए। ओके, यही सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या होता है, नर्व एंडिंग पे क्या होता है, देखो नर्व एंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब फिर क्या होता है, यहाँ पे एक और हमारा न्यूरॉन होगा और न्यूरॉन की डेंड्राइट होगी। डेंड्राइट का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस केमिकल सिग्नल को वापस किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे ऐसे ट्रांसफर करवाना। ठीक है, एक नर्व एंडिंग से दूसरे की डेंड्राइट्स तक, मतलब नर्व एंडिंग से लेके दूसरे की डेंड्राइट्स तक का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, और ये ऐसे ही प्रोसेस आगे चलता जाता है। नर्व जो होती है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, समझे, 1-1 मीटर 2-2 मीटर भी लंबी हो सकती है। ये हमारा सबसे लंबा सेल यही होता है। ओके, लॉन्गेस्ट सेल अगर आप देखा जाए तो न्यूरॉन ही होती है। अब ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ना न्यूरॉन या फिर आप नर्वस, आप किसी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, और मसल्स आपस में जुड़े होते हैं। देखो अगर सिग्नल लेके जाना है तो मसल से ही लेके जाएगा। अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने आई के चैप्टर में पढ़ाया था कि रेटिना किसके साथ जुड़ा होता है, ऑप्टिकल नर्व के साथ जुड़ा होता है। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, यहाँ पे जो उसे लाइट मिली है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में दिमाग तक लेके जाती है। तो रेटिना क्या है, एक मसल है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा नर्व जुड़ी हुई है, एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका काम क्या है कि भाई मैसेज को लेके जाना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। अब देखो हमारे कई टाइप की नर्व्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, मुंह और स्किन, टच, टेस्ट, ज़बान। ये सेंसेस हमें क्या क्या बताती है, ये मैसेजेस ऐसे ही तो पहुंचाती है। अब जैसे ही आप मेरी आवाज़ ये सुन पा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके ईयर ड्रम में, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, ईयर ड्रम में जो एक झिल्ली सी होती है जिसे कान का पर्दा कहते हैं, वो एक चीज़ से कनेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना रहा होता है। तो वो जो नर्व है उसे हम, वो किस टाइप की नर्व है, फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब आवाज़, रिसेप्टर यानी आवाज़ को रिसीव करने वाला एक ऐसी नर्व। तो कान के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट MCQ देखने को मिल जाते हैं। ओके, एक सेकेंड।
तो आपको आपके कान में आपको किस टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, कैसे रिसेप्टर देखने को मिलेंगे, फोनो रिसेप्टर्स। आइस के अंदर अभी मैंने बताया ऑप्टिकल नर्व होती है। ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, वो फोटो को यानी लाइट को रिसीव करती है, समझे, ताकि हम देख पाए। तो ये फोटो रिसेप्टर्स हुए। ठीक है, इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, रोड्स होती है, कॉन्स होती है, उसके अंदर हमें अभी डिटेलिंग में नहीं जाना है। ओके, उसके बाद आता है हमारी स्किन। स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। कई जगहों पे आपको ये थिग्नो रिसेप्टर भी देखने को मिलेगा। थिग्नो यानी टच को जो फील कर पाए, समझे, फीलिंग को फील कर पाए, मतलब किसी सेंसेशन को फील कर पाए। थिग्नो रिसेप्टर हो गए, और थर्मो रिसेप्टर वो हो गए जो हमारे टेम्परेचर को फील कर पाए, जो हमारी बॉडी में है ही, ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर। नाक के अंदर आपको कैसा रिसेप्टर देखने को मिलेगा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। आपको याद हो सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री यानी जो अपनी स्मेल को चेंज कर पाते हैं, वैसे इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। स्मेल को सेंस करने वाला रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो हमारे नाक में देखने को मिलता है। और हमारी जबान में जो होता है गस्टेट्रो, गस्टेट्रो कहीं कहेंगे गैस्ट्रिट्रो, वट जो भी आप बोलना चाहे, स्पेलिंग याद रखना बस। ये क्या करता है, ये आपके टेस्ट को यहाँ पे टेस्ट आना था, टेस्ट नहीं आना था, टेस्ट को सेंस करता है। वो टाइप का जो रिसेप्टर हुआ उसे हम कहेंगे गस्टेट्रो रिसेप्टर। और ये कहाँ मिलेगा, जबान पे, ठीक है, आपकी टंग पे। इनके ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखना। अब बात आता है कि ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अब देखो ये जो आप इसके ये हाथ देख रहे हो ना, ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, लेते हैं, फिर ये कहाँ पास कर देते हैं इसे, हमारे सेल के, मतलब न्यूरॉन के सेल के अंदर, सेल बॉडी के अंदर। ये सेल बॉडी है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाता है, ये जाता है एक्सोन में। एक्सोन जो है बहुत लंबी होती है, लॉन्ग, काफ़ी लॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं, सेल होता है। ये सबसे लंबा सेल इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि एक्सोन इसे बहुत लंबा बना देता है, ठीक है। इसके चारों तरफ आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फिगर में कि इसके चारों तरफ अंदर, अब ये जूम करके दिखाएगा कि ये आइसोलेशन से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ लेयर्स है, ये देख रहे हो, ताकि जो सिग्नल है वो बाहर लीक आउट ना करे, समझे। और एंड में साइनैप। साइनैप क्या होता है, एक नर्व की एंडिंग से, ठीक है, दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स के बीच का जो गैप होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक्सोन से सिग्नल बाहर निकला, किस फॉर्म में निकलेगा, केमिकल सिग्नल की फॉर्म में। और जैसे ही कोई डेंड्राइट इस केमिकल को सेंस करेगा, तो वो क्या बनाएगा, एक क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा। ओके, तो इस चीज़ को ज़रूर और ज़रूर याद रखना। और ये काफ़ी सिंपल इसका मैंने को डायग्राम मिला था, तो प्लीज़ इसको भी याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है इसके पार्ट्स। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ये जो आइसोलेशन होती है ये किस चीज़ की होती है, और ये बीच में जो इसके ये मैंने आँख सी बना रखी है, ये किस चीज़ की है, ये क्या है। तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें इसको, आपकी नॉलेज का पता लगता है कि कौन कितना पढ़ रहा है। अब देखो हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ एक टाइप के रिएक्शन रिस्पॉन्स हम दे पाते हैं। ऐसे कुछ एक रिस्पॉन्स होते हैं जो अपनी मर्जी से देख पाते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, कुछ मेरी मर्जी थी, मैंने लिख दिया। कुछ एक ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मेरा दिल धड़क रहा है, ठीक है, मैं क्या उसे रोक सकता हूँ, नहीं। मेरे को एकदम से सडनली उल्टी आ जाए, ठीक है, आप कितनी देर मुंह दबा के रखोगे, उल्टी आएगी तो उल्टी आएगी। सांस है, आप उसको एक लिमिट तक रोक सकते हो, उसके बाद वो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो ऐसे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। और अभी कुछ एक ऐसी होती है जो एकदम सडन हो जाती है, विद इन सेकेंड से भी कम टाइम में हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, अब देखो आपको पता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी में थिंकिंग पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है, ऐसी पार्ट जो सोच सकता है, थिंकिंग पार्ट, तो आप क्या कहेंगे, ब्रेन। तो ये आधा आंसर हुआ, नहीं, ब्रेन के अलावा भी एक चीज़ और है जो सोच सकती है, स्पाइनल कोड। और उसी स्पाइनल कोड की वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है। आप ज़रा सोचिए, एकदम से आपका उंगली कटी, आप देखे भी नहीं थे, आपने देखा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले अपने हाथ हटा लिया, क्यों, क्योंकि वो चीज़ आपके स्पाइनल कोड ने मैसेज भेजा था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन थिंकिंग पावर किसके पास है, तो वो है ब्रेन के पास, लेकिन कुछ थिंकिंग पावर हमारे स्पाइनल कोड के पास है, और वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन को अंजाम देता है। ओके, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो सडनली आप हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, दिमाग ने सोचा नहीं, उससे पहले आपने हाथ पीछे खींच लिया, क्यों, क्योंकि आपके स्पाइनल कोड में कुछ एक चीज़ें पहले से फीड है, जिसको वो एज अ रिप्लाई आपको दे देता है। हमें ज़रूरत क्या थी, देखो अब सपोज करो मैं सब्जी काट रहा हूँ, ठीक है, आप सब्जी काट रहे हो, मैं सब्जी काट रहा हूँ,
काटते काटते मेरी उंगली कट गई और मैं किसी से बातें कर रहा था, तो जब तक मैं देखूंगा नहीं, ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा जल्दी से। और प्लस अगर सपोज करो जैसे मेरा हाथ कटा, हाथ ने कहाँ भेजा मैसेज, वो भेजेगा स्पाइनल कोड पे, मैं स्पाइनल कोड को एससी से लिखूंगा, स्पाइनल कोड पे, स्पाइनल कोड किसे भेजेगा, ब्रेन पे, ब्रेन इसे सोचेगा, वापस किस पे भेजेगा, स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड से कहाँ जाएगा, हाथ में। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर मैं सीधा स्पाइनल कोड से ही पूछ लूँ, ये छोटा सा काम था, मेरा हाथ और कट गया, मैं पीछे खींच लूँ क्या, सिंपल ही हो जाएगा। तो ये नीड है, ये यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बताया, ब्रेन है, ठीक है, और स्पाइनल कोड है। ब्रेन तो आपने ये देख लिया, स्पाइनल कोड कहाँ होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी खोखली होती है, उसके अंदर एक टाइप से एक स्पाइनल कोड, एक पाइप सी जा रही होती है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड कहते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन, और ये जो आप स्पाइनल कोड देख रहे हो ना, मेरी स्पाइनल कोड तो ये टेढ़ी दिख रही है, ओके, ये जो स्पाइनल कोड देख रहे हो ना, ये बीच में ये वाली, ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इनमें से जो काफ़ी सारी नसें, जो नर्व्स निकल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब कुछ कुछ जो होंगी वो दिमाग से निकल रही होंगी, जैसे हम कहेंगे कार्नियल नर्वस सिस्टम नर्व्स, और जो दिमाग, जो हमारी स्पाइनल से निकल रही होगी उसे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, ओके। आगे भी इसकी फर्दर डिवीजन होती है कि पेरिफेरल आगे दो में टूटता है, दो टाइप के और इसमें सिस्टम बनते हैं, एक तो होता है सोमैटिक, ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जैसे ये बता रहा है, जो एक्शन अपने आप हो जाए, इनवॉलेंट्री हो, आपको मतलब जो आप कंट्रोल ना कर सकते हो, जैसे कई सारे एक्शन हो गए, ठीक है, आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री जितने भी एक्शन है जो पेरिफेरल संभाल रहा है, ठीक है, उसमें एक सोमैटिक हो गया जो अपने आप चल रहे हैं, जो सॉरी ऑटोमेटिक हो गया। सोमैटिक में कैसे आते हैं, ऑटो, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका ये रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सोमैटिक में भी, सॉरी ऑटोमेटिक में आगे दो और बटते हैं, ठीक है, इसकी आगे और दो डिवीजन होती है, ठीक है, सोना मत प्लीज़, यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था। ऑटोमेटिक में आगे दो और होती है, जिसके अंदर एक होता है सिम्फेटिक, सिम्फेटिक, हाँ सिंथेटिक, और एक होता है पैरासिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि सपोज करो आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ जाता है तो आपके जो माउथ है ना, उसका जो सलाइवा है वो सूखने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है। ऐसी आपकी बॉडी में एनर्जी लाने वाला सिस्टम जो चीज़ों को रिस्पॉन्स करे, जैसे सलाइवा आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो अपने आप हुआ है, ठीक है, वो हो गया सिंथेटिक। पैरासिम्फेटिक हो गया जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जैसे आप सोने लग रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, वो कौन करवा रहा है, पेरिफेरल सिस्टम में भी ऑटोमेटिक का पैरासिंथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करवा रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी से एनर्जी को कम कर रहा है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ा रहा है। तो एक टाइप से मान लो जब गुस्सा आएगा तो सिम्फेटिक सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा, और जो जब आप शांत होगे, ठंडे हो जाओगे, तो आपका पैरासिम्फेटिक सिस्टम काम करने लग जाएगा, ओके। तो इसको ज़रूर देख लेना, बाकी मैं नोट्स में मैंने इसे लिखा हुआ है, आप इसे वहाँ से ज़रूर पढ़ना और ज़रूर नोट्स बनाना। अब आता है हमारा ब्रेन, ठीक है, हमने अब धीरे धीरे हम नर्वस सिस्टम के अंदर घुस गए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क, फिर हम जाएंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स का भी तो हमने पढ़ना है। सो ब्रेन जो है आपका ना कई पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है, ठीक है, जो लेकिन मेन 3 पार्टों में बांटा हुआ है, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जैसा आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ये सारा फोर ब्रेन का है, जिसमें आप काफ़ी सारे फ्रंटल लोब वगैरह ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये छोटा मेंदू जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे होता है, और होता है फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, इन सब के अलग अलग फंक्शंस है, वो हम पढ़ेंगे, और इनके ऊपर डायरेक्ट MCQ पे भी और लिखने 3 नंबर के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं। तो फोर ब्रेन आपने देख लिया क्या करता है। फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है, जैसा कि आप देख पाएंगे, फोर ब्रेन किससे मिलकर बना है, सेरिब्रम से मिलकर बना है, ठीक है, सेरिब्रम, इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन में होता है। तो सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिब्रम में मेनली हमारा सारा सोचने का काम होता है।
अगर आप याद करें, जब आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो आपका दिमाग यहीं से दुखता है ना, आगे से। ठीक है, क्यों? आपके अपने फोर ब्रेन, अपने सेरिब्रम पे इतना जोर डाला है सोचने पे कि वो दर्द होने लग गया है। ठीक है, और क्या करता है, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे मैं इस पेन से लिख पा रहा हूँ, ठीक है, मेरी इच्छा थी, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शन मैं किसकी वजह से कर पा रहा हूँ? सेरिब्रम की वजह से कर पा रहा हूँ। ठीक है, सारी मेमोरी, जो जितनी भी सोच है, जितनी भी मेरी मेमोरी है आज से, बचपन से लेकर अब तक की, वो सेरिब्रम में स्टोर होती है। ठीक है, और क्या है, ये सारी की सारी जो सेंसरी, सेंस करने वाली चीजें हैं, सेंसरी, अब देखो ये आगे बताऊंगा, सेंसरी न्यूरॉन वगैरह ये सब चीजें होती है, वो उसका उस सिग्नल कौन लेता है? सेरिब्रम लेता है। और मेनली जो जैसे खाना, भूख लगने की जो सेंसेशन है, वो भी यहीं से आती है। अभी जैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, आज मेरा फास्ट है, तो समझे। मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस को संभालते हैं। अब दोनों अलग अलग टाइप के इनवॉलेंट्री एक्शंस को संभालते हैं। जैसे कि जो मिड ब्रेन है ना, वो मेनली हमारे जो गर्दन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको संभालता है। जैसे हमारी प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा होना, ठीक है, नेक को एकदम से यूं हिलाना। आपने देखा ना, कई बॉक्सर्स होते हैं, ठीक है, उनके इतना तेज रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि वो बड़ी आसानी से, जो मेरे कई दोस्त हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, उन्हें पता लग रहा होगा कि कितनी तेज़ी से वो कर पाते हैं काम। क्यों? मिड ब्रेन की वजह से। अपनी गर्दन को हिलाना, ट्रंक, मतलब तुम्हारे तो नहीं है, हाथी की जो ट्रंक होती है, नाक, सूंड जिसे हम कहते हैं, उसको हिलाना। ये ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जिसमें आपको सोचना ना पड़े, जिसके जो आप कंट्रोल भी ना कर पाओ। आप देखोगे जो बॉक्सर्स होते हैं, उनको, वो अपने दिमाग को, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इस मूवमेंट को, क्योंकि इनको आदत हो चुकी है अब। समझे? जैसे उनकी तरफ मुक्का आता है तो अपने आप ही अपनी गर्दन को हिला लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके उनका जो मिड ब्रेन है उसमें एक्शन स्टोर हो चुका है कि अगले की ये मूवमेंट देखते ही तुम्हें अपनी गर्दन ऐसे हिलानी है। समझे? प्रैक्टिस से हो गया है वो। अब हाइंड ब्रेन का क्या काम है? हाइंड ब्रेन मेनली आपके इनवॉलेंट्री एक्शन प्लस बैलेंसेस को संभालता है। जैसे उसमें आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम है? ये आपके पोस्चर, आप जब खड़े होते हो, आप सीधा कैसे खड़े हो पाते हो? ठीक है, आपके सेरिबेलम की वजह से। ठीक है, ओके, सेरिबेलम की वजह से आप कर पाते हो। जैसे कि आप देखना चाहो, आपका सीधा खड़ा होना, ठीक है, पिकिंग अप पेन, पेन को उठाना, पेन को उठाने के लिए आपको बैलेंस भी है और पोस्चर भी मेंटेन रखना है। प्लस अब सर मेड्यूला का काम क्या है? मेड्यूला का काम है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेड्यूला, यहाँ नहीं, ये होता है, ये होता है मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला का क्या काम है? मेड्यूला का काम है कि दिल, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर्स हैं, ठीक है, हार्ट बीट है, इनको रेगुलेट करना, मुंह में सलाइवा को रेगुलेट करना। और पौंड का क्या काम है? पॉन्स का क्या काम है? पॉन्स का काम है कि आपके मुंह में सलाइवा को, सॉरी सलाइवा को नहीं, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, सांस को कम ज़्यादा करना। ठीक है, आप जब भागते हो तो आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है ना, ब्रीदिंग रेट, वो सब चीज़ें। अब देखो, आपका जो ब्रेन है इतना सेंसिटिव, इतना सोचने वाली चीज़ है, ठीक है, अगर इस ये ना हो, ये ना हो, तो आप कैसे काम कर पाओगे? और अगर इसको सोच लो, इनको स्पाइनल कोड और आपके ब्रेन को डैमेज पहुंच जाए, तो आप कैसे काम कर पाओगे? समझे? आप तो पागल हो जाओगे। आपने देखी होगी ना एक मूवी, शायद सलमान खान की है, कि तेरे नाम। उसमें क्या होता है, उसके सर पे इतनी से जोर से चोट लगती है कि वो थोड़ा पागल हो जाता है। समझे? तो आप पागल जैसे हो जाओगे। तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको बचा के रखना है, तो कैसे बचाओगे? देखो, ब्रेन जो होता है ना, वो ना स्कल, मतलब खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर भी एक ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वैसे मैं बता देता हूँ। ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये MATER है, ठीक है, स्पेलिंग मत ठीक करना। आर्कनॉइड मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पाई मैटर से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है। अब जैसे ये हमारा स्कल हो गया, स्कल के अंदर अलग अलग लेयर होगी, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पाई मैटर। इनके बाद क्या होता है? एक लिक्विड का होता है। लिक्विड के अंदर हमारा ब्रेन ऐसे तैर रहा होता है। क्यों होता है लिक्विड? अब ये तो वही बात हो गई कि आपने, जैसे कि सपोज करो, आपको एक गाड़ी में मैं बिठा दूं, गाड़ी की डिग्गी में, और मैं गाड़ी को यूं 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 करके दिखाऊं। गाड़ी बाहर से मजबूत तो बहुत है, आपको बाहर से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग कभी इधर भिड़ेगा, आप मतलब आप कभी इधर भिड़ोगे, इधर भिड़ोगे, इधर भिड़ोगे। तो जो लिक्विड है ना, ये एक शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है, तो इस लिक्विड का नाम आप देख सकते हैं, इस लिक्विड का नाम होता है सेरिनो, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिबो, एक सेकेंड, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है,
ये क्या काम करता है, आपके शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, ये वो फ्लूइड होता है। अब आपकी जो स्पाइनल कोड है उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसकी सुरक्षा कौन करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम। क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी बीच से खोखली होती है, और उस खोखलेपन में क्या होता है, उस खोखली चीज़ में क्या भरा होता है, आपका स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड को तो बचाना आसान है, रीढ़ की हड्डी अपने आप बचा लेगी, ठीक है। और ब्रेन के लिए क्या है, स्कल प्लस ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स में क्या क्या होता है, ड्यूरा मैटर, मतलब लेयर्स होते हैं अलग अलग, ड्यूरा मैटर, एर्कनॉइड मैटर, पाई मैटर, ठीक है। और उसके बाद एक फ्लूइड होता है जो एज अ शॉक एब्जॉर्बन का काम करता है। अब आता है मेन काम, इस चैप्टर की मेन चीज, जहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके ऊपर हम अब तक बात करने वाले थे। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, देखो सडनली सपोज करो ये कोई कैंडल है, ठीक है, यहाँ से जल रही है, मैंने इसके हाथ लगाया, मेरी हाथ जला, ठीक है, मेरा हाथ जला, तो मेरे मसल्स ने एक न्यूरॉन को मैसेज भेजा जो लेके जाएगा स्पाइनल कोड तक। देखो सारे मैसेज होते हैं जो स्पाइनल कोड से ही गुजरते हैं, ठीक है। एक टाइप से ये ब्रेन का मैनेजर है, ठीक है, जो बताता है ब्रेन को कि क्या मतलब मैसेजेस लेता देता है ब्रेन से। तो क्या होता है, जैसे ही मेरे को यहाँ जलने का महसूस हुआ, ठीक है, मसल्स ने किसको ये मैसेज भेजा, हमारे न्यूरॉन को। किस न्यूरॉन को भेजा, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो आपकी बॉडी से स्पाइनल कोड की तरफ मैसेज लेके जाएं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो सेंस करे और वो मैसेज कहाँ लेके जाए, स्पाइनल कोड के अंदर। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये लिखा हुआ ना सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसने काटा लगा, तो ये मैसेज इसने कहाँ पहुँचाया, स्पाइनल कोड के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कोड देखता है कि ये मैसेज क्या दिमाग को पहुँचाने लायक है, अगर है तो पहुँचा दिया जाता है, अगर नहीं है, यानी छोटे मोटे काम है कि भाई काटा लगा, अब यूँ थोड़ी ना दिमाग सोच के बताएगा, अच्छा काटा लगा, चल अच्छा काटा लगा, गाना गा ले तू, नहीं, वो क्या करेगा, स्पाइनल कोड ही इसको अंदर डिसीजन ले लेगा, स्पाइनल कोड ही डिसीजन ले लेगा कि भाई तुझे अपना हाथ हटाना है। तो वो हटाने के लिए जिस न्यूरॉन को कहेगा, वो कहेगा ये मैसेज किसके थ्रू पहुंचाएगा, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम क्या है, जैसे आपने रिले रेस देखी है ना, एक का मैसेज दूसरे को पहुंचाता है, वो अपनी एक डंडी दूसरे को देते हैं ना, तो रिले न्यूरॉन क्या करती है, मैसेज किसको पहुंचाती है, मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेके जाती है एक मसल्स के पास, मसल्स के पास यूँ लेके जाती है। अब देखो मेरे को हाथ पीछे खींचना है, तो मेरे बाइसेप्स के मसल्स यूज होंगे, है ना, तो ये बाइसेप्स के मसल्स की तरफ लेके जाएगी ये एक्शन, ठीक है, कि भाई अपना हाथ पीछे खींच। तो ये मैसेज जैसे ही मसल्स तक पहुंचेगा तो वो पीछे अपना हाथ खींच लेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसने यहाँ मैसेज ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास जैसे पहुंचा तो इसने देखा कि भाई ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इसने दिया रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन ने किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को दिया। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, ये मैसेज कहाँ भेजेगी, आपके मसल्स की तरफ। ये यहाँ से मैसेज आएगा, ये आ रहा है देखो आपके मसल्स के पास, ये अपना हाथ अब पीछे की साइड खींच लेगा, ठीक है, ये खींच लिया। तो ये वर्क ऐसे करता है, आप देख सकते हैं, पहले बॉडी ने सेंस किया और किसको भेजा, सेंसरी नर्व को भेजा। सेंसरी नर्व के पास ये कहाँ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अगर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचानी है तो ब्रेन को मतलब लायक है उसके तो पहुंचा दी जाती है, नहीं पहुंचाने लायक है तो स्पाइनल कोड खुद डिसीजन लेके क्या करेगा, आगे मैसेज भेजेगा रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन किससे कनेक्टेड होता है, मोटर न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन किसको भेजेगा मैसेज, मसल्स को भेजेगा कि अपना हाथ को पीछे की तरफ खींचे, और आपको एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ओके, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल या कम्युनिकेशन की, या फिर आप कह लो आपके नर्वस सिस्टम की कमियां क्या है। देखो आपके हर जगह पे न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स के साथ ये कनेक्टेड है। अब जैसे कि जो मोटर न्यूरॉन मेरे बाइसेप्स के साथ कनेक्टेड है, वो सिर्फ बाइसेप्स को ही ऑर्डर दे सकती है, वो कभी फोर आर्म्स के मसल्स को नहीं दे पाएंगी, फिंगर के न्यूरॉन इनको नहीं दे पाएंगे। ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स से या टिश्यूज से कनेक्टेड है। दूसरा क्या है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि देखो ये एक पल्स जनरेट करती है, एक मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूँ चल रहा होता है, ठीक है, मतलब ऐसे चलता है मैसेज, कि मैसेज गया फिर बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर मैसेज गया फिर थोड़ी देर के लिए फिर रुक गया, फिर मैसेज गया फिर थोड़ी देर के लिए रुक गया। ये बीच बीच में जो टाइम हो रहा है ये इसको रीस्टार्ट करने का टाइम है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसमिट होता है किसमें, इम्पल्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस नहीं होता और धीरे धीरे इसको बार बीच बीच में बंद करना पड़ता है।
अब देखो प्लांट्स के अंदर तो ये होता ही नहीं, समझे। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है। ओके, इसकी कमियां कम हटाने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम की कमियां हटाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, क्यों हार्मोनल सिस्टम क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये सभी लगभग सभी टिश्यूज सेल्स के साथ जुड़ा होता है। ओके, तो इसकी कमियां किसने पूरी करी, हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अब आता है प्लांट्स के अंदर क्या ये हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ें कैसे काम करते हैं। देखो प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो है नहीं, हमें उसका क्या पढ़ना है, सिर्फ हार्मोनल सिस्टम। प्लांट्स के अंदर ना कई टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक हार्मोन होता है जो ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, ग्रोथ करवाता है। एक होता है जो ग्रोथ नहीं करवाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये वो ऐसे होते हैं जो नेस्टिक मूवमेंट करवाते हैं। नेस्टिक यानी किसी चीज़ ने छुआ, उसकी वजह से ग्रोथ करवाई या फिर कोई मूवमेंट करवाया। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टू ऑफ ग्रोथ। इनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक है, इनमें एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो ऐसे वो बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल गया उसके अंदर कि भाई अपने सेल्स में से, जो गार्ड सेल है उसमें से पानी के अमाउंट को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, उड़ा दो। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो मतलब हमारा तो नहीं, प्लांट्स का जो स्टोमेटा होता है वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, पत्तियां ऐसे मुड़ने लग जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये हमारा एक इंसेक्टिवोर प्लांट है। ठीक है, जैसे इसके इस एरिया में, ये देख रहे हो, ये दो एरिया में इसे टच फील होता है। जैसे कोई टच फील होता है तो ये क्या करता है, इसे लगता है कि भाई हाँ, इसकी कोई, इसकी आंखें तो है नहीं, इसे फील होता है कि कोई इंसेक्ट आ गया, तो ये उसे पकड़ लेता है, समझे। इवन अगर आप अपनी उंगली भी इसमें अंदर डालोगे या पेन भी डालोगे ना, तो भी ये पकड़ लेगा। इसका काम क्या है, ये टच को सेंस करके मूवमेंट करवा रहा है। कैसा करवा रहा है, एक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट करवा रहा है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट एक मूवमेंट हो रहा है। ओके, अब एक अगले टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो एक टाइप के ग्रोथ करवाते हैं। अब देखो, वैसे हॉर्मोन्स तो नहीं कहना चाहेंगे, सेंसेस होती हैं इसकी, हमारे प्लांट की सेंसेस होती है। अब आपने कई प्लांट्स देखे होंगे जो ऐसे, जैसे आपके घरों में, यूजुअली के घरों में मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट या फिर कोई भी बेल होगी, वो क्या करती है, वो चीज़ों को सेंस करती है, उसके साथ लिपट लिपट के ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, उसके जो टेंड्राइड्स होते हैं वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को ऊपर ही ग्रो करते हैं, क्यों, वो वहाँ पे सेंस करते हैं कि उनके नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या है, और वहाँ पे वो चिपक के ऊपर की साइड बढ़ते हैं। ऐसे कई टाइप के सेंसेस होती हैं हमारे प्लांट के पास, कि भाई देखो जहाँ पे लाइट होएगी वो उस तरफ मूव करेगा। जैसे आपने देख रहा हो कि जिस झरोके से, जिस जिस खिड़की से लाइट आ रही होती है, प्लांट्स मेनली उसी तरफ बेंड कर जाते हैं। ठीक है, या फिर जियोट्रोपिज्म कर रहे होते हैं। जियोट्रोपिज्म मतलब धरती, अब देखो आप किसी प्लांट को टेढ़ा भी रख दो, ठीक है, आपकी बुक में ये डायग्राम भी होगा, आपने अगर प्लांट को टेढ़ा भी रखा हुआ है तो उसकी जड़ें जो है ना वो नीचे की तरफ ही जाएंगी, वो इस तरफ नहीं उगेंगी, वो नीचे की तरफ ही जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि वो ग्रेविटी को सेंस कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया जियोट्रोपिज्म। कई होते हैं जो केमिकल्स, किसी केमिकल को रिस्पॉन्स करके आगे की तरफ ग्रोथ करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि सपोज करो ये हमारी, मतलब हमारी नहीं, उसकी प्लांट की ओवरी हो गई, इसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन आता है, ओवरी तो अंदर है, ठीक है, तो ये अपनी ट्यूब को यहाँ लेके जाता है। कैसे, क्योंकि ये एक केमिकल है और ये एक केमिकल है, ये एक दूसरे को सेंस करते हुए ग्रोथ करवाई इन्होंने, तो ये हो गया कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, आपको पता है जहाँ पे जिस साइड पानी होगा, जड़ें जो हैं उस साइड ग्रो करेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी को सेंस करते हुए उस तरफ ग्रोथ करवा रहा है, उस तरफ मूवमेंट करवा रहा है। ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट करवाना। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सनफ्लावर है वो हमेशा सूरज की तरफ देखता है, और जब सूरज आता है तभी खिलता है। ठीक है, अब देखो सूरज इस तरफ गया तो ये इधर की तरफ साइड मुड़ गए। सेम अगर पानी इधर होता, अगर ये जड़ें हैं तो अब पानी इधर होता तो ये पानी की तरफ मुड़ जाते, समझे, ये सारे काम होते। अब प्लांट्स के हार्मोन क्या है, अब मेनली प्लांट्स के दो टाइप के हार्मोन हैं, एक जो ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक जो ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पहला जो हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन का क्या काम है, ये आपके जो प्लांट्स के जो शूट टिप्स होते हैं, ठीक है, डंडियां वगैरह की जो टिप्स होती हैं, उनको लंबा करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है गिबरलिन। गिबरलिन क्या करवाता है, ये स्टेम्प की ग्रोथ करवाता है, स्टेम्प जो तना होता है उसकी ग्रोथ करवाता है, समझे, गिबरलिन।
गिबरेलिन का ये काम है, स्टेम की और लीव को बड़ा करता है। पत्ते जो लंबे होते हैं ना सॉरी, पत्ते जो बड़े होते हैं वो गिबरेलिन की वजह से होते हैं। साइटोकिन, साइटोकिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन आपको मेनली देखने को मिलेगा सीड्स के अंदर प्लस फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा, समझे? तो इनके अंदर देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो सबसे ज़्यादा ग्रो होना है, ठीक है? फल ग्रो होंगे, बीज ग्रो होंगे, वहीं पर तो सेल डिवीजन मेनली होएगी, समझे? ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब ये तीन तो हो गए जो ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ करवा रहे हैं। देखो साइटोकिन हो गया, ये जो शूट्स जो हो गए, डंडियाँ जो होगी, मतलब शाखाएं, उनको लंबा करवा रहा है, ठीक है। ये गिबरेलिन हो गया, जो तना जो होता है स्टेम, उसको बड़ा करवा रहा है, ठीक है। और साइटोकिन जो हो गया, साइटोकिनिन, सॉरी साइटोकिनिन, साइटोकिन कुछ और होता है, साइटोकिनिन क्या करवा रहा है? सीड्स को और फ्रूट्स को बड़ा करवा रहा है। अब एब्सेसिक एसिड जो होता है, एब्सेसिक एसिड जो होता है, ये आपकी ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ को कैसे रोकता है? आपने देखा, ये एक टाइप का एक स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो क्या कराता है? लीव्स को शेडिंग करवाता है। शेडिंग मतलब नीचे गिरना। अगर ये वर्ड याद ना रहे, वाइंडिंग, तो शेडिंग याद रखना। शेडिंग मतलब गिर जाना, ठीक है, खत्म हो जाना, समझते? शेडिंग कराता है। एक होता है इथाइलिन, इथाइलिन होता है। इथाइलिन क्या कराता है? ये फलों को पकवाता है, ठीक है, राइपिंग ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, राइपनिंग ऑफ फूड, तो फ्रूट, ठीक है, ये फ्रूट को राइपन करवाता है, पकवाता है। अब ये ज़्यादा रिलीज हो जाए, एक अमाउंट से ज़्यादा, तो क्या होता है? फल सड़ भी जाते हैं, समझे? तो ये एब्सेसिन एसिड और इथाइलिन, ये कैसे हो गए? ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन हो गए। अब हम कुछ एनिमल्स के हार्मोन पढ़ लेते हैं। देखो प्लांट्स के तो 5 ही थे, एनिमल के 6-7 हैं, थोड़े ज़्यादा हैं। एनिमल्स के जो हार्मोन्स हैं वो मेनली आपको कहाँ देखने को मतलब ग्लैंड से निकलते हैं, मेनली ग्लैंड से निकलते हैं। और ये ग्लैंड से निकल के क्या होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। आप देखो, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं जो सीधा ब्लड में हार्मोन को मिला देते हैं, और एक्सोक्राइन होते हैं जो स्पेशली डक्ट्स के थ्रू, जैसे कि आपका HCl है। HCl भी तो आपके स्टमक के अंदर ग्लैंड से निकलता है, उसका एक स्पेशल डक्ट है, ठीक है। डक्ट मतलब एक टाइप से, जैसे ये छेद हो गया, ये छेद हो गया, इसके अंदर से वो निकलेगा, स्पेसिफिक एक ही छेद है। अब इसमें क्या है, ये एक टाइप के एंडोक्राइन जो होते हैं ना, उसमें से एक टाइप से स्वेट की तरीके से निकलता है और ये सीधा ब्लड में मिल जाता है, ये ब्लड में नहीं मिलता है। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो आपने देख लिया। इन्हें हम एक्सोक्राइन को हम डक्टलेस भी कहते हैं। डक्ट मतलब इनके बीच में, इनके अंदर कोई छेद नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक छेद नहीं होता। उस जो ये किसी हार्मोन को निकाले, ये एक टाइप से जैसे स्वेटिंग होती है ना, वैसे निकलते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। इनमें से हम मेनली क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। अलग अलग हार्मोन का काम अलग अलग है। अब जैसे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे गले में, ठीक है, गले में होता है, जैसे लिखा भी हो, थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलेगा आपको? गले में मिलेगा। और ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म रेट को आपका कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म आप कैसे समझेंगे? जैसे कि अब देखा जाए, आपका कई आपने देखा होगा ना, कई लोग आपके जो दोस्त हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो स्लो होता है, वो चीज़ों को बड़ी धीरे 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 पचा पाते हैं। कई आपने देखा होगा, एक दोस्त है जो, कई दोस्त होते हैं जो खूब खाना खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मोटे नहीं होते। क्यों? उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है चीज़ों को पचाने का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इस चीज़ को, आपका मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। अब ये ऊपर नीचे हो जाए, मतलब कम ज़्यादा होने लगे, तो लोगों को थायराइड हो जाता है। थायराइड आपने सुना होगा ना, लोग ज़्यादा मोटे हो गए हैं कई, या ज़्यादा पतले हो गए, तो उन्हें कहते हैं ना इसको थायराइड हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका थायरोक्सिन ग्लैंड जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट कुछ ज़्यादा ही कम या कहीं कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पीड बढ़ा रहा है। ओके, उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपका मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? आपके दिमाग के मिड ब्रेन के अंदर होता है, समझे। ये मेनली आपकी ग्रोथ कराता है, जितने आप लंबे होते हो, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन करवाता है वो। अब ग्रोथ हार्मोन एक सफिशिएंट अमाउंट में निकले तो आपकी एक ठीक ठीक हाइट निकलेगी। अगर ये ज़्यादा निकले, मतलब इसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो आपने देखा ना बंदे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। इस बीमारी को कहते हैं जाइजेंटिज्म,
ठीक है, बंदा एकदम खली की तरह 7 फुट का, 7.5 फुट का, 8 फुट का हो जाता है। क्यों? उनके जो मिड ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर, उसमें से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकला है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी को बताता है, एक टाइप का ये कैप्टन होता है सभी ग्लैंड्स का। ये बताता है कि तुम्हें कितना हार्मोन सिक्रीट करना है, कितना नहीं करना है। ओके, तो पिट्यूटरी के 2 काम हो गए। एक तो ये मास्टर ग्लैंड है, सभी को बताता है कि तुम्हें कितना हार्मोन निकालना है, कितना नहीं। प्लस ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो जेंजाइटिज्म हो जाता है, और अगर कम रिलीज हो तो ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फ मतलब बोना, छोटी हाइट का रह जाना। समझे? अब ये एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। और ये कहाँ पे होता है? आपकी किडनी के ऊपर होता है। दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होगा जिसे हम कहेंगे एड्रेनल ग्लैंड, और इसमें से क्या निकलेगा? एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, और क्या होगा आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे आप एनर्जी बनाते हो उसका रेट बढ़ा देगा। उससे जल्दी जल्दी वो पचने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। ये हार्मोन हमें कब चाहिए होता है? सपोज करो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, बैल पड़ गया, ठीक है, तुम अपनी जान बचाने के लिए भागते हो ना, ये हार्मोन तब निकलता है। इमरजेंसी हार्मोन तभी कहते हैं इसे, क्योंकि ये इमरजेंसी में निकलता है। प्लस या फिर जो एथलीट्स होते हैं, जब उन्हें अपनी जैसे 100 मीटर की रेस पूरी करनी है, समझे, वो अपनी जी जान लगा के पूरी मेहनत से भागते हैं ना, तब ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। अब आता है इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है आपके पेनक्रियास से। पेनक्रियास से एक और निकलता है इंसुलिन। पहले इंसुलिन को पढ़ लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके पेनक्रियास से निकलता है। आपने देखा होगा ना, ये काम क्या करता है? ये काम करता है आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है, कि आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप की शुगर है। ठीक है, तो उसका लेवल ये कंट्रोल रखता है, कम करता है। ठीक है, मेनली क्या कहा जाए, इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। एक और हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये क्या करता है? ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है। जब कई बार ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो जाता है तो हमें ग्लूकागोन रिलीज करना पड़ता है, ताकि जो ब्लड का लेवल है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल है, वो मेंटेन हो सके। ठीक है, ये दोनों पेनक्रियास से ही निकलते हैं। समझे? फिर आ जाते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन मेनली जो अभी प्यूबर्टी की आपकी एज है उस टाइम निकल रहे होंगे। ठीक है, लड़कों के अंदर निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये लड़कों के जो सेक्सुअल पार्ट है, टेस्टीज, उसमें से निकलता है। और 9th 8th चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीट होने से क्या क्या आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके मूछें आने लग जाती है हर जगह पे, चेस्ट पे, मुंह पे, आवाज़ भारी होने लग जाती है लड़कों की। ठीक है, ये कुछ एक चेंजेस देखने को मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन के। मसल्स बिल्डअप होने लग जाते हैं। ठीक है, जिम वाले जो हैं, वैसे इसे मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई जिम वगैरह जाए तो प्लीज़ इसको बाहर से कभी मत लेना, क्योंकि जब आप बाहर से कोई चीज़ लेने लग जाते हो तो आपका शरीर बनाना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये कब लेना चाहिए इसकी भी एक ज़रूरत होती है, वो तब की तब अलग बात है। लड़कियों के अंदर जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन आपके लड़कियों के फीमेल पार्ट से निकलता है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट से, जो कि है ओवरी। ठीक है, इसकी वजह से लड़कियों को प्यूबर्टी आती है, पीरियड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और लड़कियों की आवाज़ पतली होने लग जाती है। तो ये वाले चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सेक्स हार्मोन लड़कों में अलग निकलते हैं, लड़कियों में अलग निकलते हैं। अगर लड़कों में लड़कियों वाले निकलने लग जाएं तो वो लड़की जैसे हो जाते हैं, और लड़कियों में लड़कों वाले निकलने लग जाए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ही चेंज होता है इनके फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, सिर्फ एक OH लेवल का होता है, चलो ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो लड़कों जैसे हो जाते हैं, वाइस वर्सा होता ही है। अब क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसमें हम देखा होगा कि जो ऐड भी आती है, आयोडीन, आयोडाइज नमक, इस नमक में आयोडीन है। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम आयोडीन को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, वो नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम ज़्यादा हो जाएगा। अब यूँ नहीं कि अगर आप मोटे हो तो आप भर भर के चम्मच भर भर के सॉरी वो खाने लग जाओ, नमक खाने लग जाओ, नहीं, इसका इलाज वैसे नहीं होता है। समझे? ये मतलब यूँ है कि थायरोक्सिन आपको हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। ठीक है, थायरोक्सिन कम निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, वो एक अलग मैटर है।
लेकिन आपको थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है, समझे। और आयोडीन थायरोक्सिन ग्लैंड क्या, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को कम ज़्यादा करेगा। अगर ये आपने लेना बंद कर दिया, यानी नमक के अंदर डायोडाइज नमक लेना बंद कर दिया, तो क्या होता है, आपका गला जो होता है ना, गले के अंदर ही होता है आपका थायराइड ग्लैंड, वो सूज जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है। इसकी वजह से आपकी गर्दन भी बड़ी मतलब बड़ी सी हो जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं गॉइटर, ठीक है। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, डेफिशिएंसी डिजीज है ये। डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है जो किसी कमी से हो, आपकी बॉडी में किसी विटामिन वगैरह की कमी से हो। तो इसलिए आयोडाइज नमक ज़रूर खाना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में सिर्फ। ओके, अब डायबिटीज़, डायबिटीज़ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मैं पेनक्रियाज वाले में बताने भी वाला था। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है, ठीक है, इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए या फिर आना ही बंद हो जाए, सिक्रीट ही होना बंद हो जाए, तो बंदे को हो जाती है डायबिटीज़। क्यों, उसमें क्या होता है, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो बढ़ता ही रहता है। अब बढ़ता रहेगा, इंसुलिन है नहीं इसे कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होता है, इसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं, ठीक है, मधुमेह बीमारी कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं इसको शुगर हो गया, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लग गई है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना बंद हो गया, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी ओरिजिनल शुगर नहीं लेते, वो आर्टिफिशियल शुगर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल शुगर में क्या होता है, कैलोरीज जो होती हैं, ठीक है, कैलोरीज जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, ठीक है, जैसे अभी आता है ना एक शुगर फ्री, वो। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, जैसे तुम शुगर कह देते हो, तो आपने देखा होगा वो रोज़ सुबह इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ताकि क्या हो, अगर वो दिन भर में, पहली बात मीठा कम ही भी खाते हैं, वो मीठा खाएं तो उनका वो डाइजेस्ट हो जाए। ओके, अब बात आती है कि ये फीडबैक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हमारी बॉडी में फीडबैक सिस्टम होता है कि भाई हमें पता लगता रहे, मैंने बताया था ना, हॉर्मोन्स का पता लगता रहे कि कितने सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है ना कि कितने सिक्रीट करने, कितने कम करने, कितने ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम वो चीज़ बताता है कि आपके हॉर्मोन्स कितने ज़्यादा एक्सेस या कितने कम निकालने हैं, ठीक है। अगर सपोज करो ज़्यादा बना दिए, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन, वो ज़्यादा निकल पड़ा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है। कम निकल पड़ा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में होता है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसका एग्जांपल आप मुझे नोट्स में खुद लिख के देंगे, नोट्स में मैंने ये जगह खाली छोड़ी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों से भी करवाएं, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, ठीक है। अपने डाउट्स जो हैं आप कमेंट में ज़्यादा लें, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।